दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी 80 को, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी और उसे एक आदमी लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। इस लेडी का नाम है परिमा, जिसके साथ किसी ने दुष्कर्म करके यहाँ फेंक दिया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ परिमा अपनी फैमिली के साथ रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि परिमा एक स्कूल टीचर है और उसका एक छोटा बेटा है। वहीं उसके पति का नाम विनय है। यहाँ से ये दोनों अपने बच्चे को स्कूल बस में बैठाकर अपनी अपनी जॉब पर निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर विनय का एक दोस्त कार्तिक आता है जो कि विनय से इस शहर की बुराई कर रहा था। कार्तिक को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा डिप्रेस्ड है। तभी कार्तिक को रास्ते में रावी नाम की लड़की मिलती है जो कि कार्तिक की बहन थी। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कार्तिक की वाइफ थी कावेरी, जिसकी कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी। उस समय पर कार्तिक कावेरी के पास नहीं था, इसलिए रावी यहाँ कार्तिक को सुना रही थी कि ऐसे टाइम पर तुम कहाँ भाग गए थे, लेकिन कार्तिक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर रावी कार्तिक को एक मोबाइल देती है और बताती है कि इसमें कावेरी का कार्तिक के लिए लास्ट मैसेज है। तब ये फोन लेकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। फिर हम परिमा को देखते हैं जो अपने स्कूल में किसी कलीग की फेयरवेल पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ विनय आता है और वो देखता है कि परिमा काफी डांस कर रही है, इसलिए वो कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, बाद में घर आ जाना, मैं जब तक घर जाकर खाना बना लेता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अब फंक्शन खत्म होने के बाद जब परिमा घर जा रही होती है तभी एक कार आकर उसके पास रुकती है, जिसमें से कुछ लड़के परिमा को अपनी कार में खींच लेते हैं और फिर एक के बाद एक वो लड़के परिमा के साथ बहुत ही घिनौने तरीके से दुष्कर्म करते हैं, जिसके बाद वो परिमा को रेलवे फाटक पर फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये लोग एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और अपने अपने कपड़े जलाकर निकल लेते हैं। अब अगले दिन परिमा को एक आदमी देखता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद विनय को भी बुलाया जाता है और ये सच्चाई जानकर तो विनय के होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस वाले परिमा का बयान लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वह कार मिल जाती है जो कि लड़कों ने कहीं रोकी थी और सीसीटीवी कैमरा की मदद से उन लड़कों को भी पकड़ लिया जाता है। पर यह केस इतना आसान नहीं था। फिर हम विनय को देखते हैं जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपने बेटे के सवालों का जवाब क्या दे, क्योंकि उसका बेटा जानना चाहता है कि उसकी माँ के साथ आखिर हुआ क्या। साथ ही उसके घर वाले भी उसे कह रहे थे कि इस सब की वजह से उनकी इज्जत खराब हो रही है, जो सुनकर विनय को तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि विनय ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर ये शादी की थी। फिर हम कार्तिक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। तब परिमा काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। ये देख डॉक्टर कार्तिक से कहती है कि अगर फैमिली में से कोई भी परिमा के साथ बात करेगा तो परिमा पैनिक नहीं करेगी। जिसके बाद कार्तिक जाकर परिमा से बात करता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे अपनी बीवी कावेरी की याद आ रही थी। यहाँ हमें एक बात ये भी पता चलती है कि कार्तिक को भी पैनिक अटैक आते हैं, क्योंकि उसे कावेरी की मौत का काफी ज्यादा पछतावा है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ कावेरी की वो ऑडियो क्लिप सुनता है, जिसमें कावेरी कह रही थी कि वो जल्दी से वापस आ जाए, वो उसे देखना चाहती है। फिर आगे वो कहते हैं कि तुम नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम अपने आप को गिल्टी मत मानना। जो सुनकर कार्तिक रोने लगता है। इसके बाद कार्तिक अपने सीनियर से आकर मिलता है और हमें पता चलता है कि कार्तिक कोई एजेंट है जो उस समय किसी मिशन के कारण अपनी बीवी के पास नहीं था और असल में कावेरी को किसी कार ने उड़ा दिया था। लेकिन जब सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि उस कार में नंबर प्लेट ही नहीं थी, जिसके कारण उन लोगों का कभी पता नहीं चल पाया। हालांकि यहाँ कार्तिक के सीनियर उसे समझाते हैं कि आखिर वो कब तक यही सब सोचता रहेगा, लेकिन कार्तिक समझ नहीं पाता। अब अगले दिन कार्तिक रावी के पास आता है जो कि लॉयर है और ये कावेरी भी लॉयर थी जिसकी रावी असिस्टेंट थी। यहाँ पर कार्तिक रावी को बताता है कि विनय मेरा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका केस लड़ो, जिस पर रावी पहले से ये केस पढ़ रही थी, इसलिए वो मान जाती है। फिर अब कोर्ट केस शुरू हो जाता है जहाँ पुलिस वालों ने इन चारों अपराधियों को पकड़ लिया था। तब यहाँ अपोजिशन लॉयर का कहना था कि ये चारों निर्दोष हैं। फिर यहाँ लॉयर कहानी बताता है कि ये कार लेकर एक शादी में जा रहे थे, लेकिन इस कार को किसी ने चोरी कर लिया था, जिसकी कंप्लेन भी इन्होंने फाइल की है। इसलिए इस कार में जो कुछ भी हुआ है इससे इन लड़कों का कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लड़कों में से एक लड़का जिसकी वो कार थी, उसके पापा का नाम दीपराज था। वो यहाँ कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके इन लड़कों को बेल मिल जाए, क्योंकि दीपराज की बेटे की शादी है और भाई का होना जरूरी है। वहीं हम देखते हैं कि परिमा के डीएनए सैंपल के साथ उन लड़कों के डीएनए सैंपल्स मैच
नहीं हो रहे थे। ये देखकर रावी कोर्ट से कहती है कि मुझे फिर से टेस्ट करवाना है। ये सुनकर जज भी उसे परमिशन दे देती है और इन चारों को बेल नहीं मिलती। जिसके बाद रावी परिमा से बात करती है तो परिमा उसे बताती है कि उस समय कार में 4 नहीं बल्कि 5 लड़के थे, एक ड्राइवर और बाकी पीछे जबरदस्ती करने वाले। यहाँ परिमा बताते हैं कि वो ड्राइवर सबसे कह भी रहा था कि वो लड़की को जाने दो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब यहाँ कावी को पता चलता है कि 5वें लड़के का नाम समीर था, इसलिए वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस वाले फिर से उन लड़कों से पूछने लगते हैं कि समीर कौन है, लेकिन कोई भी लड़का समीर के बारे में कुछ नहीं बताता। जिसके बाद अगली हियरिंग में रावी कोर्ट को बताती है कि उस कार में 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे। फिर रावी पूछती है कि अगर इन लड़कों की कार चोरी हो गई थी तो फिर ये शादी में पहुंचे कैसे? जरूर इन्होंने किसी से लिफ्ट ली होगी, मुझे उसका प्रूफ चाहिए। साथ ही वो कहते कि इन लड़कों ने जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल की थी वहाँ की कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो इनकी बातों पर यकीन कैसे करें? पर यहाँ ऑपोजिशन इन सबके जवाब देने लगता है और साथ ही दूसरी बार भी डीएनए का टेस्ट गलत आया था। अब कोई भी सबूत न होने के कारण जज उन चारों लड़कों को बेल दे देती है। साथ ही वह रावी से कहती है कि वह सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम करे और बाकी प्रूफ भी लेकर आए, जिससे ये साबित हो सके कि जो कुछ भी हुआ है वो इन चारों ने किया है। इसके बाद हम दीपराज को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ घर आया था, तो वो उसे रूम में लाकर खुद को गोली मारने को कहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसके बेटे ने क्या पाप किया है। पर लड़का कहता है कि नहीं, मैं तो उन सबको रोक रहा था, पर वो रुके नहीं। तब यहाँ दीपराज की बीवी कहती है कि जो कुछ भी हुआ हमें उसे भूलना होगा, आखिर ये हमारा बेटा है और अब मेरी बेटी की शादी है और मैं नहीं चाहती कि इन सब की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो। इसलिए वो बाप बेटे से कहती है कि तुम दोनों अच्छे से रहो। जिसके बाद हम परिमा को देखते हैं जो अपने घर आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसे भूल नहीं पाती। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी पहले की तरह जिएगी और स्कूल पढ़ाने जाएगी। फिर अगले दिन वो स्कूल आती है, जिसे देखकर प्रिंसिपल कहती है कि तुम स्कूल मत आओ। यहाँ पर प्रिंसिपल बताती है कि जिन लड़कों को परिमा अपने बच्चों की तरह पढ़ाती थी वही व्हाट्सएप ग्रुप पर ये बोल रहे हैं कि जिस दिन मैडम के साथ ये सब हुआ काश मैं भी वहाँ होता और मजे ले पाता। ये सब सुनकर परिमा के होश उड़ जाते हैं और प्रिंसिपल कहती है कि आखिर मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर उन लड़कों के मन में ये सारे विचार आए कैसे। ये बच्चे कुछ ज्यादा ही बड़े हो चुके हैं जिसमें एम्पैथी जरा भी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद परिमा को बुलाकर कहा जाता है कि आपको उन अपराधियों को पहचानना होगा। अगर परिमा ने उन सबको पहचान लिया तो फिर उन्हें सजा हो सकती थी, लेकिन जब परिमा वहाँ पर आती है और उनकी आवाज सुनती है तो उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो कंफर्म नहीं हो पाती कि ये चारों वही लड़के हैं। असल में परिमा उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाई। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ रावी कोर्ट को बताती है कि मैं पुलिस वालों के पास गई थी उस सीसीटीवी फुटेज को लेने के लिए, लेकिन मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। तब जज पुलिस वालों को वार्न करती है कि वो फुटेज लेकर आए। वहीं हम परिमा के बेटे को देखते हैं जो अक्सर अपनी माँ के साथ कोर्ट हियरिंग में आता था और वो बेचारा ये सब देखकर बस उलझन में था। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो छाता लेकर उन 4 लड़कों में से एक लड़के की कार में जाता है और फिर बंदूक की नोक पर उस लड़के को साइड में ले जाकर उसे जान से मार डालता है। अब अगले दिन जब ये बात बाकी 3 लड़कों को पता चलती है तो वह काफी ज्यादा डर जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर किया किसने। हालांकि लोगों का कहना था कि जिसने भी ये किया है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो भी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करता है उसे इस तरह से मारा जाना चाहिए। वहीं ये सब देखकर रावी का कहना था कि किलर को इस तरह से किसी को मारने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लोग एक दूसरे को मारते ही रहेंगे। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत काम किया है तो उसे कानूनी सजा होनी चाहिए। इसलिए वह चाहती थी कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन लिया जाए ताकि आइंदा कोई भी लड़का ऐसी हरकत ना करे। हालांकि रावी जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है तो उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। फिर एक दिन रावी को पता चलता है कि पुलिस वाले ही कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी उन्हें खरीदा जा चुका है। अब ये देखकर रावी एक पुलिस वाले संजय को इस बारे में काफी कुछ सुनाती है, क्योंकि संजय रावी के साथ इस केस में काम कर रहा था। जिसके बाद हम दीपराज और अपोजिशन लॉयर को देखते हैं जो कि आज रावी से मिलने आते हैं और दीपराज कहता है कि उसके बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए वह चाहता है कि उसका बेटा इन सब से बाहर निकले। जो देखकर रावी दीपराज से कहती है कि अगर आपका बेटा सरकारी गवाह बनेगा तो उसे कम
से कम सजा दिलवाऊंगी, वो भी केवल 2.5 साल की। जिस पर दीपराज मान जाता है, क्योंकि रावी भी जानती थी कि दीपराज के बेटे ने सबको मना करने की कोशिश की थी। जिसके बाद हम दीपराज के बेटे को देखते हैं जो आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पब में आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी उसे भी मार डालता है। फिर हम कार्तिक के बॉस को देखते हैं जो कि रावी से मिलने आया था, और वो रावी को बताता है कि कार्तिक बहुत ही गुस्से में है और वो कुछ न कुछ कर रहा है। जिसके बाद रावी कार्तिक के पास आती है और उसे डांटने लगती है कि अगर वह उन लड़कों को मार रहा है तो वो ऐसा ना करे। असल में कार्तिक के बॉस ने ही रावी को हिंट दे दी थी कि इन सब के पीछे कार्तिक का हाथ है, लेकिन कार्तिक इसका कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। तभी वहाँ पर कोई किलर आ जाता है, लेकिन वो लड़की उस किलर का वीडियो बनाने लगती है। ये देखकर वो किलर उसी को गोली मार देता है, जो देख वो लड़का तो भाग निकलता है, लेकिन उस लड़के ने किलर का चेहरा नहीं देखा था। असल में अब कार्तिक की तरह ही बाकी लोग भी उन लड़कों को मारना चाहते थे जिन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया। फिर यहाँ रावी भी समीर का पता लगा लेती है जो 5वां लड़का था, और रावी को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिससे ये साबित हो गया था कि ये 5 लड़के थे। फिर रावी समीर की फैमिली से भी मदद लेती है ताकि वो समीर की लोकेशन का पता लगा सके। असल में समीर की बेटी भी परिमा के स्कूल में पढ़ती है, इसलिए वो जानते हैं कि परिमा के साथ कितना बुरा हुआ है। जिसके बाद ये लोग समीर को पकड़ते हैं तो समीर पुलिस वालों को भी रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार संजय रिश्वत नहीं लेता और समीर को पुलिस स्टेशन ले आता है। अब इसके बारे में जब सीनियर को पता चलता है तो वो संजय को काफी डांटते हैं और कहते हैं कि अगर तूने फिर से मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा कि कैसे तूने अपनी जेब भरी है। लेकिन इस बार संजय कोई जवाब नहीं देता। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ हियरिंग होने वाली थी, लेकिन उसी समय रावी पर कोई इंक फेंक देता है, क्योंकि रावी ने वीडियो बनाई थी कि दुष्कर्म करने वालों को ऐसे नहीं मारना चाहिए, उनके लिए कानून है। अब ये सब होने पर रावी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो केस के लिए आती है और यहाँ पर अब परिमा को अपना बयान देना था। लेकिन अपोजिशन लॉयर उससे काफी सारे घिनौने सवाल पूछता है, जैसे कि उसकी स्कर्ट किसने खींची और उसे किसने पकड़ा था वगैरह वगैरह, जो किसी भी लड़की के लिए सबसे दर्दनाक सवाल होंगे। लेकिन परिमा वो सारे जवाब देती है और कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि शायद उसमें मेरी ही गलती थी जो उस रात में अकेली जा रही थी, क्योंकि लड़कियों का ऐसे अकेले जाना सही नहीं है। जो सुनकर सब शर्मसार हो जाते हैं। वहीं रावी कोर्ट को कहती है कि भले इन लड़कों की कार चोरी हो गई थी, लेकिन कार चोरी होने के बाद जो फुटेज था जहां इन लड़कों ने पुलिस स्टेशन में जाकर कार चोरी होने की कंप्लेन दी थी, वहां की फुटेज गायब है। और जब वह चेक करने की कोशिश की तो पुलिस वालों का कहना था कि तब लाइट चली गई थी, इसलिए वो सब रिकॉर्ड नहीं हुआ। जिसके बाद ये लड़के शादी में कैसे पहुंचे इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। साथ ही इन लड़कों की जो शादी में फोटो है वो सुबह की है, मतलब ये रात भर कहाँ थे किसी को नहीं पता। ये सब कहने के बाद रावी उन लड़कों के घर वालों को बुलाती है और उनसे पूछने लगती है कि उस रात वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। असल में दीपराज के पापा ने एक दूसरे लड़के के पापा को कॉल किया था और इन लोगों ने 4 मिनट तक बात की थी, लेकिन रावी के पूछने पर उस लड़के के पापा कोई जवाब नहीं दे पाते। इसी तरह से रावी इन लोगों को अपने सवालों के जाल में फंसा लेती है। जिसके बाद रावी संजय को बुलाती है और पूछती है कि आखिर इन लड़कों के सैंपल्स परिमा के डीएनए से मैच क्यों नहीं हुए। तो संजय बताता है कि जब उन्हें परिमा के सैंपल्स मिले थे तभी उन्हें पैसे मिले और इन्होंने उस सैंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए इन लड़कों के सैंपल कभी भी परिमा से मैच नहीं हुए। ये सब सुनकर तो जज के होश उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि संजय उन लोगों के नाम भी ले लेता है जिन्होंने केस में पैसे खाए हैं, जो सुनकर जज भी कहते हैं कि इन सारे पुलिस वालों पर एक्शन लिया जाएगा। फिर हम कार्तिक को देखते हैं जिसके सीनियर उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और इन सब के लिए कानून है, वो सबको सजा देगा। तब ये सब सुनने के बाद कार्तिक को भी लगता है कि उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। इधर रावी समीर की बेटी को कोर्ट में लाती है और समीर की बेटी बताती है कि उस रात पापा घर लेट आए थे और रात को वो अपने कपड़े जला रहे थे, साथ ही उनके चेहरे पर निशान भी थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नाखून से उन पर वार किया है। ये सब सुनकर तो लॉयर समीर की बेटी पर ही ऊट पटांग इल्जाम लगाने लगता है। फिर लॉयर समीर की बेटी से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा ने ये सब काम किया होगा। इस पर समीर की बेटी कहते है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन पहले भी उन्होंने ये काम किया है, वो भी मेरी माँ के साथ। ये सब सुनने के बाद रावी कोर्ट को बताती है कि 13 साल पहले समीर की जो अभी वाइफ है उसके साथ समीर ने यही दुष्कर्म किया था। जिसके बाद जब ये केस कोर्ट में गया तो मामला निपटाने के लिए समीर ने शादी का प्रस्ताव दिया और इस तरह से एक लड़की के साथ जिसने गलत किया था वही आदमी उसका पति बन गया और आज उसकी बेटी उसे पापा कहती है, जो किसी भी औरत के लिए सबसे दर्दनाक चीज है। आगे रावी बताते हैं कि कई सारी लड़कियों के साथ ऐसे इंसाफ किया गया है, लेकिन क्या ये सच में कोई इत्तेफाक है?
है। साथ ही वो कहती है कि हर दिन करीब 80 लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, पर कभी भी लड़कों को सजा नहीं मिलती। इसलिए वो गुहार लगाती है कि इन लड़कों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई भी लड़का ऐसा करने के बारे में 10 बार सोचे। तब यहाँ सारे सबूत देखने के बाद जज ये फैसला सुनाते हैं कि जो ये 3 लड़के बचे हैं इन्हें सजा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने ही वो घिनौना अपराध किया है। ये देखकर रावी और परिमा को खुशी होती है कि इन्हें इंसाफ मिल गया। जिसके बाद रावी जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि कार्तिक ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन जब उसे कोर्ट लाया जा रहा था तभी वहाँ दीपराज जाकर कार्तिक को गोली मार देता है, क्योंकि कार्तिक ने दीपराज के बेटे को मारा था। ये देखकर रावी कार्तिक के पास आती है, लेकिन कार्तिक की तब तक मौत हो गई थी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग का फर्स्ट ब्लॉग है। देखिए हमारे माल है, देख सकते हैं। मैडम अभी तैयार हो रही है। अरे बाप रे बाप, ये तो मैडम मैं तो धधराई हुई है। हीरो हम है। देखिए यहाँ पे चश्मा लगाइए ना। चश्मा लगा दे। इसको देखिए, देखिए यहाँ पे, इसको देखिए, यहाँ पे इसको तैयारी किया जा रहा है वीडियो बनाने के लिए। लड़का को देखिए, लड़का अलग मस्त है। ठीक है, बंद करो।